हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बच्चों। तो वेलकम बच्चों, यहाँ पे हम बड़े इंपॉर्टेंट एक सेशन और डिस्कशन को लेके आए हैं। बच्चे जानते हैं कि सेप्टेम 11 का अब जो है आपके सामने डीआरडीओ के द्वारा स्टेज 2 का पेपर जो है वो होने वाला है ना। तो यहां पे सीबीटी 2 की जब हम बात कर रहे हैं तो उस एग्जाम में कुछ कंफ्यूजन यहां पे है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो नए वर्ड ऐड किए गए हैं एग्जाम पैटर्न में। तो उस नए वर्ड की वजह से बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन भी है कि इसमें क्या होने वाला है क्या नहीं है। सब अपने अपने आकलन भी लगा रहे हैं। मैंने भी कई लोगों से बात करी तो उन्होंने भी अपना आकलन लगाया, ठीक है बहरहाल। बट मेरा एनालिसिस ये कहता है, तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं इस टेस्ट के बारे में, इस चीज के बारे में, वो मेरा एक स्वयं का एनालिसिस है और एक थोड़ा बहुत एक्सपीरियंसेस जो हमने इधर उधर से गेन करके इंफॉर्मेशन ली है उसके हिसाब से भी। बट वो एक प्रॉपर एनालिसिस के बेसिस पे जो मेरे को लगता है मैं आपको बताता हूं। अगर आपको उस चीज से आप एग्री करते हैं तो फिर आप आगे जो है उस चीज को तैयार रखिएगा मेंटली, और नहीं एग्री करते हैं तो जिस चीज से एग्री करते हैं उस पर चलिएगा, ठीक है। तो यहां पे आप सबको पता है बच्चों, सीबीटी 2 एग्जाम आपका डीआरडीओ कंडक्ट कराएगा, जिसमें आप सबको पता है 1:10 के रेशियो में आपको जो है वो कॉल की जाएगी और अब आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल होंगे। अब जब आप एलिजिबल होंगे तो आपको पता है कि आपके पास पैटर्न किस तरह का है। तो मैं अगर आपको नोटिफिकेशन में जो पैटर्न दिया है वो दिखाना चाहूंगा। ये पैटर्न आपके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, सब बच्चों के पास नोटिफिकेशन होगा, उसमें आप देख सकते हो एग्जाम पैटर्न क्या दिया हुआ है। तो एग्जाम पैटर्न जो है आपका सीनियर टेक्नीशियन वाला जो दैट इज स्टैब बी जो है आपके पास, उसके पोस्ट के लिए दिया गया है स्टैब बी के पास, है ना। तो वो क्या दिया गया है उसमें आप देखेंगे तो यहां पे सीबीटी फॉर स्क्रीनिंग, तो ये आपका हो चुका है ऑलरेडी, आप इसमें क्वालिफाई कर गए होंगे। तो अब जब रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से आप ये देंगे। तो सीबीटी फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन जो है उसमें बच्चों 2 पार्ट दिए गए, अक्सर सिर्फ एक ही होता था कि ये वाला टेस्ट होता है, टेस्ट स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट फॉर पोस्ट कोड, है ना। तो जो आपकी पोस्ट कोड होती थी, जो आपका सब्जेक्ट उसके हिसाब से ये टेस्ट होता था, जिसमें 120 क्वेश्चन आते थे 120 मार्क्स के लिए, 120 मिनट के लिए, है ना। तो 120 मिनट्स के लिए 2 घंटे के लिए पेपर होगा जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स आपको मिलेंगे विद नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो, ठीक है ना। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो एक और टर्म ऐड करी गई थी, पार्ट 1 पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है ना। सीबीटी 2 में ही ये जो आपका सीबीटी फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन है उसी में आपका पार्ट 1 पर्सनैलिटी टेस्ट लिखा गया, जिसमें लिखा गया टेस्ट विल बी ऑफ 20 मिनट्स, 20 मिनट का ये टेस्ट लिखा गया है। अब इसमें अगर है तो कई लोग आंकलन लगा रहे कि ये इंटरव्यू होगा, ये कई लोग कह रहे हैं ये स्किल टेस्ट होगा, कई कह रहे हैं इंटरेस्ट इसमें देखा जाएगा, या फिर कई कह रहे हैं डिसिप्लिन के बारे में होगा। तो देखो अगर मैं इसको एनालिसिस ऐसे करूं कि ये कोई ऐसा राउंड नहीं है जो इसके भी बाद होना है। अगर इंटरव्यू वगैरह की बात करोगे तो इंटरव्यू सबसे आखिरी चीज होती है किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस में, सबसे आखिरी चीज स्किल टेस्ट या इंटरव्यू, ताकि वो होगा उसके बाद। तो मतलब इंटरव्यू या स्किल टेस्ट उनका होना चाहिए जिनका ये भी क्वालिफाई हो जाए, है ना, कि ये भी आपका क्वालिफाई हो गया है टेक्निकल वाला, अब आपका पर्सनल इंटरव्यू या स्किल टेस्ट है। तो यहां ऐसा नहीं है, यहां इसी प्रोसेस को जो सीबीटी 2 का सेकंड स्टेज टायर 2 जिसे हम बोलते हैं डीआरडीओ की भाषा में, इस टायर 2 का प्रोसेस के अंदर ही ये पार्ट 1 और पार्ट 2 है। जैसे एक ही पेपर के 2 पार्ट होते हैं, तो यहां पे एक ही पेपर के 2 पार्ट दिए गए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो जिससे आकलन ये लगता है कि ये उसी दिन पे पार्ट 1 आप देंगे और देन पार्ट 2 देंगे। अब उसी दिन अगर कोई एग्जाम होना है तो ऑब्वियस सी बात है, जहां आपको 1 पे 10 बच्चे बुलाए जाएंगे वहां आपका कोई इंटरव्यू तो लेने का नहीं, फिर आपको रिटर्न देगा, ऐसा तो होना नहीं है। तो मेरा आकलन ये कहता है कि पार्ट 1 भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होना है और पार्ट 2 भी, ठीक है ना। और नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पे नहीं है लिखे हुए, सिर्फ ये लिखा है कि 20 मिनट का एक सीबीटी ही आपका होना है, ये भी और ये भी। तो इसलिए बच्चों इस चीज को मेरे हिसाब से, मेरे आकलन के हिसाब से इस चीज को रहने दीजिए कि ये कोई इंटरव्यू होना है या क्या होना है। ये आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टायर 2 का जब देने जाएंगे तो उसी में आपका 20 मिनट का पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, ठीक है। तो मतलब यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, आपकी पर्सनैलिटी आपके दिए गए आंसर्स पे बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। और नीचे उन्होंने स्पेशली लिख भी दिया है इसलिए कि ये पर्सनैलिटी टेस्ट, परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन पर्सनैलिटी टेस्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर हिज और हर सिलेक्शन। मतलब ये 20 मिनट जो आप दे रहे हैं आंसर, इस पे आपका सिलेक्शन के मार्क्स नहीं है। तो मतलब जो टायर 2 है वो आपका 120 मिनट का ही है और उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। ये टेस्ट सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए है, इसमें कहीं से भी कोई मार्किंग नहीं है, ना ही कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन है, इसलिए समझ ना, इसीलिए दिए गए हैं ताकि उन क्वेश्चंस का मार्किंग का कोई रोल नहीं है आपके नंबर में। तो अब समझे
कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये पर्सनैलिटी टेस्ट है क्या। ठीक है ना, तो आइए इस पर्सनैलिटी टेस्ट को समझते हैं। तो पहले सिंपल समझिएगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट है, क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट है, क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये समझिए, क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं कहूंगा मैं, क्वालिफाइंग नेचर ही बोलूंगा, क्योंकि मार्क्स नहीं मिल रहा आपको, क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जिसका उद्देश्य आपको जानना है, इसका कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं है, नो मार्क्स। ठीक है ना, नो मार्क्स एडेड इन मेरिट, आपके मेरिट में इसका कोई मार्क्स ऐड नहीं होगा, बस आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में ये डिफाइन करेगा, पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में। क्योंकि देखिए, इसका मकसद सीधा सीधा है कि आप जानते हैं डीआरडीओ जैसा जॉब है जो एक प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब होता है, मतलब आप कभी ना कभी किसी न किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होंगे, कोई डिफेंस का सीक्रेट प्रोजेक्ट हो या कोई ओपन प्रोजेक्ट हो, आप किसी ना किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होंगे जहां पे हाई प्रेशर भी होता है ना, प्रोजेक्ट होता है। तो प्रोजेक्ट होता है तो प्रोजेक्ट की खास बातें क्या होती है, प्रोजेक्ट की खास बातें होती है उसकी टाइमलाइन होती है ना। मैं वो कैरेक्टर लिख रहा हूं जो एक प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब में होते हैं, टाइमलाइंस होती हैं, उसमें जो है टारगेट्स होते हैं, उसमें जो है वो टीम वर्क होता है, समझ रहे ना, उसमें जो है फेलियर्स होते हैं, उसमें जो है वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रिक्वायर्ड होता है। ठीक है ना, उसमें जो है आपकी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, समझ रहे ना। तो ये एक आपके डीआरडीओ की जॉब प्रोफाइल के पार्ट है, ये आपका डीआरडीओ का जो जॉब है उस जॉब का प्रोफाइल इस तरह का है कि उसमें ये सब कैरेक्टर जो हैं, ये सब चीजें जो है वो इन्वॉल्व है ना, कि आपको जो भी प्रोजेक्ट होगा वो उसका कुछ ना कुछ टाइम लाइन में होगा, तो प्रेशर भी होगा, है ना। टाइम लाइन में कोई चीज काम हो रही है तो ऑब्वियस बात है प्रेशर है, हैंडलिंग भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, आपकी डिसीजन मेकिंग बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। आप फेलियर्स हो सकते हैं, देखा है आपने कितनी बार कितने मिशन होते हैं, नंबर ऑफ टाइम, साल 2 साल 3 साल की मेहनत करते हो और आखिर में फेल हो जाता है कोई मिशन, तो वो फेलियर झेलने का एटीट्यूड होना चाहिए, टीम वर्क पे काम करना आना चाहिए। तो ये सब कैरेक्टर जरूरी है इस तरह की जॉब में। तो इसीलिए आपके एथिक्स हैं, मॉरल्स हैं, एथिक्स हैं, है ना, कि आप समझौता तो नहीं कर जाते किसी चीजों को लेके। भाई एथिक्स तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना हो कि आपको सिलेक्शन लो और आप में से कोई धुरंधर निकल जाए, समझ रहे ना बात को। तो ये बात क्या है, ये अभी आप लेटेस्ट देख ही रहे हो, तो ये चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भैया आप देश के साथ कितने लॉयल हैं, कितने ऑनेस्ट हैं, कितने आप चीजों को पॉजिटिव रखते हैं। जैसे मैंने कभी भी किसी स्टूडेंट से अपने पूछने की कोशिश करी, तो किसी भी स्टूडेंट से, वैसे मैंने पूछा भी नहीं है, बट कभी अगर हल्की सी कोई उनकी जॉब प्रोफाइल बात छेड़ी भी है तो दे नेवर डिस्क्लोज कि वो किस प्रोजेक्ट में है, दे नेवर डिस्क्लोज कि वो क्या करते हैं, अभी किस चीज में इन्वॉल्व है, कभी भी नहीं बताते बच्चे। जबकि जेई में ऐसा नहीं कहूंगा कि सीधा कोई स्पाई बने हुए हैं, वो ऑब्वियस ही बात है टेक्निकल प्रोजेक्ट वर्क संभालते हुए, लेकिन वो भी डिस्क्लोज नहीं करते। मतलब ये वर्क एथिक्स होंगे ना उनके, डीआरडीओ में ये वर्क एथिक्स होंगे कि आप अपना वर्किंग प्रोफाइल घर में या कहीं भी डिस्कस नहीं करते कि जी मैं ये कर रहा हूं, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं करते होंगे। तो इसलिए कभी ये चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसलिए ये कैरेक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, समझ आ रही बात। तो अब यहां पे ये समझना है कि डीआरडीओ को जब ये लगता है कि ये सब कैरेक्टर इंपॉर्टेंट हैं, तो वो ये जांचना चाहते हैं सिर्फ कि क्या ये सब कैरेक्टर्स आपकी पर्सनैलिटी में भी हैं कि नहीं है। तो अगर आप इस तरह के एक साइको टेस्ट अगर देखो तो एक तरह से साइकोलॉजिकल टेस्ट ही है ये एक तरह का। तो पर्सनैलिटी टेस्ट नाम इसे इसलिए दिया गया है क्योंकि वहां पे क्वेश्चंस उस तरह के पूछे जाएंगे आपसे, मतलब कोई पर्सनल नहीं पूछेगा, कंप्यूटर में ही आएंगे, सीबीटी क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको अपना एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट बताना होगा। जैसे एग्जांपल ले लो, कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल ले लो आप, तो एग्जांपल जैसे क्वेश्चंस की मान लीजिए आपसे ये बोला जाए कि आपकी टीम में अगर मेजोरिटी ऑफ लोग गलत हैं या मेजोरिटी ऑफ लोग सही हैं तो आप किसकी तरफ होंगे, है ना, आपका डिसीजन किसकी तरफ होगा। या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि अगर आपका बहुत ज्यादा प्रेशर है आपके पास टाइमलाइन को लेके, तो आप प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर देंगे या टाइम पे किसी भी तरह पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे। मतलब कोई भी ऐसी डिसीजन जिसपे आपके ऑप्शन जो है वो इस तरह के होते हैं बच्चों। आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट में जैसे कि आप कहोगे एग्री, स्ट्रांगली एग्री, है ना, मान लीजिए आप ये कहते हैं एग्री हूं मैं, या स्ट्रांगली एग्री हैं, या डिसएग्री हैं, या स्ट्रांगली डिसएग्री, मतलब आपके ओपिनियन जाने जाएंगे, आपके ओपिनियन जाने जाएंगे इस चीज में कि आप जो है वो किस तरह से आपकी साइकोलॉजिकल काम, आपकी साइकोलॉजी काम करती है इसको आंसर देने में, कि आप उन ओपिनियन से आप कितने सहमत होते हैं, कितने नहीं होते हैं, ये डिपेंड करता है। ठीक है ना, जैसे आपको ये बोला जाए कि आपको टीम वर्क में काम करने में आपको इजी होता है या टफ होता है, पर इसमें यह भी चीज ध्यान रखिएगा, आप फेक मत करिए।
समझ रहे ना, आप फेक मत करिए। क्यों? क्योंकि यहां पे एक क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन नहीं होता। जो इस तरह के टेस्ट बनाते हैं उनका एक क्वेश्चन हमेशा दूसरे क्वेश्चन से लिंक्ड होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे पूछा कि आप टीम वर्क में काम करने में कितने कंफर्टेबल होते हैं, आपने कहा स्ट्रांगली एग्री, मैं बहुत कंफर्टेबल हूं, और अगला मैंने क्वेश्चन पूछा कि आप एक अच्छे इंडिविजुअल परफॉर्मर है, आपने कहा हाँ वो भी हूं, तो ये गलत हो जाएगा। फिर आप टीम में भी बहुत अच्छा काम करते हैं, आप अकेले भी बहुत अच्छा करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें उस हिसाब से होनी चाहिए। तो आपके आंसर जो है ना वो रियल होने चाहिए, जैसा आप फील करते हैं वैसे ही आंसर करो, बिना इसकी परवाह करे कि आप कैसा इंप्रेशन पड़ेगा यार ये सोच के तो नहीं। बस एक चीज आप ध्यान रखिए हमेशा, इसके लिए जो मैं राय दूंगा वो सजेशन ये है कि जब भी, इसके लिए आपको कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं बच्चों, ये रियल है जो आपके लिए है, लेकिन आंसर देते हुए दो चीजों को ध्यान रखिए। एक कंसिस्टेंसी मतलब आप जिस तरह के कैरेक्टर हैं उस चीज पे टिके रहें कि भाई मैं ऐसा ही हूं, कंसिस्टेंसी। दूसरा, आप ऑप्टिमिस्टिक रहें, मतलब पॉजिटिव रहना चाहिए आपका एटीट्यूड किसी भी चीज पे प्रति। ये नहीं कि आप सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप कई समय से परेशान है और आप दुनिया से चिड़े बैठे हैं, वो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, उससे आंसर भी फिर वैसे आएंगे। तो यू शुड बी पॉजिटिव, यू शुड बी कंसिस्टेंट, बस ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब कि आपके आंसर एक दूसरे से बात रियल रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं मैंने बिल्कुल किसी चीज को हाँ बोल दिया, ठीक उसके उलट आंसर को मैंने ना बोल दिया, तो वो आपकी पर्सनैलिटी को कंफ्यूजिंग बता सकता है, या नॉन ट्रस्टेबल बता सकता है कि जिसपे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो ऐसी चीज, तो बस इस तरह से रियल रहना है बच्चों, और वो पर्सनैलिटी टेस्ट आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये मेरा आकलन है, क्योंकि अगर मैं जितना एनालिसिस करूं मेरे को यही समझ में आता है कि इसी तरह का पर्सनैलिटी टेस्ट है जो कंप्यूटर बेस्ड ही आपके साथ हो सकता है। उसमें 20 मिनट में ऐसे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें आपको आंसर्स करने होंगे, और वो आंसर्स के बेसिस पे आपका कैरेक्टर जज किया जा सकता है। तो उनका इसमें डिस्क्वालीफाई करने का एक ही मोटिव हो सकता है कि अगर कोई आदमी हाईली नेगेटिव नजर आता है, हाईली क्वेश्चनेबल पर्सनैलिटी नजर आती है, तो मे भी उसको वो मार्क अलग कर देंगे कि हाँ अगर ये फाइनल प्रोसेस में आया सिलेक्शन में, तो वो देखेंगे उस चीज को फिर कि हाँ ये कितना सही है, क्या पता रीचेक करें या री देखें, आपको दोबारा से कोई आपका इंटरव्यू हो जाए, आपसे डिस्कशन करें, आपके बारे में जानते हो, तो एक रिपोर्ट टैग हो सकती है जो आपके बारे में ये सब चीजें बताएंगे, ठीक है ना। और हो सकता है आपको किस डिपार्टमेंट में डाला जाए, क्या पता अगर आप इंडिविजुअल बहुत एक्सेलेंट परफॉर्मेंस है, आपकी मार्क्स बहुत अच्छा आ रहे हैं, पता है लड़का तो ब्रिलियंट है लेकिन ये टीम वर्क वाला नहीं है उतना अच्छा इसके कैरेक्टर से, तो हो सकता है आपके डिपार्टमेंट को वहां अलॉट किया जाए, ऐसे डिपार्टमेंट जहां आप इंडिविजुअली आपको परफॉर्म करना पड़े। तो मतलब समझ ऐसे डिसीजन लेने में उनको हेल्प मिलेगी। तो इसलिए मेरे हिसाब से टेस्ट इस तरह से डिजाइन किया गया होगा। तो बच्चों इसलिए आपकी टेंशन मत लीजिए, टेंशन लीजिए अपने सिर्फ और सिर्फ टायर 2 के 120 क्वेश्चन के 120 मार्क्स पे। ये अच्छे क्वेश्चन आने हैं, अच्छे मार्क्स आने हैं, इसमें आपको मैक्सिमम लाना है ताकि आप मेरिट में आओ। बस इस पर फोकस करिए। यहां आपको एक ही चीज बोलूंगा, एक ही राय है, भले ही मैं कोशिश करूंगा कभी ऐसे क्वेश्चन आपके साथ कराने की, अगर आप एग्री करेंगे मेरी इस बात पे कि सर आपका एनालिसिस हमें समझ में आया, बिल्कुल सही है, हमें भी ऐसे लगता है कि ऐसा ही होगा, तो अगर ऐसा ही होगा पे आप एग्री करते हैं तो तब आप मुझे बताइएगा, फिर मैं आपका ऐसा भी कोई टेस्ट जो है वो कंडक्ट करा सकता हूं। 10-15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि उसमें आपका कैसा रिजल्ट जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए, थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले इसी तैयारी के दौरान आगे बात करते हुए। थैंक यू।